हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे माय सेशन कन्फर्मेशनल आइसोमर। आइए आज हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का लास्ट टॉपिक है। आज के हम लोग इस टॉपिक में यही 4 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट भी टॉपिक होगा प्लस लास्ट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में क्या क्या हम लोग सीखा जाएगा। तो सबसे पहले सीखा जाएगा रिंग फ्लिपिंग क्या होता है। जिसमें हम लोग जानते हैं चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होता है, लेकिन एग्जिस्ट कितने में करता है, 4 अलग अलग कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें सबसे अधिक स्टेबल कौन होता है ये तो आपको बता चुके हैं। वो कैसे फ्लिप करता है, फ्लिप मतलब एक फर्म से दूसरे फर्म, दूसरे से तीसरे में कैसे बदलता है, उसको सबसे पहले देखा जाएगा कि वो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, उसी को रिंग फ्लिपिंग कहा जाता है। सेकेंड हम लोग कंपेयर इक्विलिब्रियम कंस्टेंट। इसमें यह सीखेंगे तभी हम आ सकते हैं इक्विलिब्रियम कंस्टेंट कैसे कंपेयर करेंगे लोग, जिसमें वो क्या होता है वो भी आपको देखा जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वेज डैश कन्फर्मेशनल। वेज डैश जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोग, और उसका एप्लीकेशन क्या है वो भी सीखा जाएगा। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ा जाएगा HOC, हीट ऑफ कंबस्शन। मतलब हीट ऑफ कंबस्शन मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज को हम लोग जलाते हैं तो वहां से क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो कंबस्शन में जलाना होता है, और हीट मतलब जो उससे निकलेगा। तो किसका हीट ऑफ कंबस्शन अधिक निकलता है, किसका कम निकलता है, हम लोग कंपेयर करने के लिए सीखा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक रिंग फ्लिपिंग। इस सभी चीज को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो मिस कर दिएगा और स्किप न करना। तो सबसे पहले आपको हेडिंग करना है रिंग फ्लिपिंग। अभी फ्लिप मीन्स आपको याद रखना है, जिसमें क्या करना है, फिसल देना, सिंपल सा। और फिसलेंगे तो मतलब शेप क्या होता है, टूटे फूटेगा यानी कि चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, रिंग कैसे फ्लिप करता है, यानी कि रिंग जब फ्लिप करता है तो उसमें क्या चेंज होता है, यही सब पढ़ना है हम लोग का। अरे सबसे पहले हम लोग कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा, चेयर होता है। चेयर से आपको बनाना है हम लोग का, यह हमारा क्या हो जाएगा, चेयर फॉर्म हो जाएगा। अरे इसको जैसे हम लोग क्या करते हैं, सपोज हीट करेंगे लोग, ये चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है, तो ये क्या होता है, चेयर हाथ, चेयर किस में चेंज होगा, पर हाफ चेयर में होता है। इसको आपको बस अच्छे से याद रखना है। अब इसका हाफ चेयर में कैसे बनाएंगे लोग, ये हमारा हाफ चेयर हो गया। अब हाफ चेयर फिर से भी फ्लिप करेगा, ये किस में होता है, बोर्ड में हो जाएगा। बोर्ड कैसे होगा, ऐसे बन जाएगा, तो हमारा बोट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको याद नहीं, चेयर, चेयर से क्या बनेगा, हाफ चेयर, हाफ चेयर से क्या बन जाएगा, बोट बन जाएगा। फिर जब बोट को आप लोग क्या कीजिएगा, फ्लिप करिएगा, तो बोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से हाफ चेयर में हो जाएगा। और यह फिर किस में बन जाएगा, फिर से चेयर फॉर्म में अपना कन्वर्ट हो जाएगा। अरे इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, चेयर कहते हैं लोग। यह क्या होता है, हाथ चेयर हो जाएगा, यह बोट हो जाएगा। यह क्या होता है जी, इन्वर्टेड हाफ चेयर, मतलब उसको बदलने के बाद बना, इसीलिए इसको इन्वर्टेड लिखते हैं लोग। उसके बाद क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड चेयर। इसको ग्राफ ये भी आपको बताएंगे, ग्राफ कैसे होता है इसका, सबको अभी ग्राफ दिखा जाएगा। अरे आपको बस ऐसे मेनली याद रखना है कि रिंग फ्लिपिंग, मतलब रिंग फ्लिपिंग इसका होगा, एक फॉर्म दूसरा फॉर्म में कैसे चेंज होता है, उसको हम लोग रिंग फ्लिपिंग कहते हैं। और यहाँ हम लोग क्या देखने को मिलेगा, जब चेयर रिंग फ्लिप करता है तो हाथ चेयर बनता है, और हाथ चेयर बोर्ड में क्या, बोर्ड फिर किस में जाएगा, ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड ऐसे आता है। तो इसको फटाफट नोट डाउन करें, इसके बाद आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। अब हम लोग को क्या करना है, जिसमें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में देखिएगा, तो मान लिया स्टेबिलिटी हो गया, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं।
तो ये आपको तो बताया था कि सबसे अधिक कौन स्टेबल होता है, चेयर फन होता है, उसके बाद बोट होता है, फिर कौन होता है, ट्विस्ट बोट, पहले चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर होता है, ऐसे स्टेबिलिटी का रहता है। मतलब इसको हम जब फ्लिप करा रहे हैं तो फ्लिप कैसे कर रहे हैं जी, सबसे पहले चेयर था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, बोट में, चेयर किस में कन्वर्ट हुआ, हाफ चेयर में, हाफ चेयर फिर किस में कन्वर्ट होगा, ट्विस्ट बोट, और फिर बोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोट में, और बोट किस में चेयर कन्वर्ट होगा, हाफ चेयर में, और हाफ चेयर फिर किस में बदलेगा, चेयर फन में। अरे आपको पता है कि हम लोग ये पढ़े लोग स्टेबिलिटी जो होता है हमारा, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी। जो फॉर्म अधिक स्टेबल होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, ये हम लोग सब लोग पढ़ने से पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ देखा जाएगा तो सबसे अधिक स्टेबल कौन होता है, चेयर, उसके बाद कौन होगा आपको, ट्विस्ट बोट होगा, सबसे अधिक स्टेबल चेयर होगा, उसके बाद कौन मिलेगा, ट्विस्ट बोट मिलेगा, फिर कौन हमको मिलेगा, बोट होता है, उसके बाद हाफ चेयर होता है। सबसे ऊपर कौन जाएगा, हाफ चेयर, सबसे नीचे कौन रह जाएगा, चेयर, उसके बाद कौन हमको मिलेगा, ट्विस्ट बोट, यानी कि ट्विस्ट बोट का हम लोग यहाँ बना देते हैं लोग। फिर हमको क्या मिलेगा, बोट, और बोट कहाँ मिलेगा, इसके चेयर से नीचे होगा, ट्विस्ट बोट से ऊपर होगा, और हाफ चेयर तो सबसे नीचे आएगा। फिर यहाँ क्या आ गया है, हाफ चेयर आएगा, यानी कि हाफ चेयर कहाँ चल जाएगा, फिर सबसे ऊपर, और फिर कौन आ जाएगा, चेयर, चेयर कहाँ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इसी को आपको मिला देना है। तो यह हमारे क्या कहलाता है जी, रिंग फ्लिपिंग हो जाएगा, और यह इसका ग्राफ होता है, इसको देख लीजिएगा लोग, और इसको रिंग फ्लिपिंग याद रखना है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मतलब पॉइंट है, इसको याद रखिएगा लोग, इसको नोट में करके लिख लेना है। ये हमारा एक पॉइंट क्या है जी, ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग जो चेयर थी एक्सियल बंद होता है। आपको तो बताया था कि चेयर फॉर्म हम लोग हो गया, तो इसके एक्सियल बंद कौन से कहते हैं लोग, यह जो एक्सिस के अलग होता है एक्सियल होता है, और इसके जो हम लोग क्या करते हैं डाउनवर्ड बना देते हैं लोग, ये क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है। तो जब भी हम लोग रिंग फ्लिपिंग करेंगे तो जो यह एक्सियल बंद है यह किस में बदल जाएगा, इक्वेटोरियल में बदल जाएगा, और जो इक्वेटोरियल होता है यह किस में बदल जाएगा, एक्सियल में। ये दोनों आपस में वाइस वर्सा करके लिख लेना है। तो हम लोग कहेंगे ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग एक्सियल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू एक्सियल एंड वाइस वर्सा, एक्सियल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जस्ट उल्टा, इक्वेटोरियल किस में बदल जाएगा जी, एक्सियल में बदल जाएगा। तो आपको बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इसके बाद हम लोग इसी का यूज आएगा। आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे लोग, रिंग फ्लिपिंग करेंगे लोग, तो रिंग फ्लिपिंग में क्या होगा, जो एक्सियल होगा वो कहाँ चल जाएगा, इक्वेटोरियल पे, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा वो कहाँ आ जाएगा, एक्सियल पे जाएगा, दोनों जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग वाइस वर्सा लेते हैं, दोबारा ना लिखना पड़े। क्लियर है, ये पॉइंट मतलब सोने के बाद याद रखना है, फटाफट नोट कर लीजिए लोग। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर टॉपिक है कंपेयर इक्विलिब्रियम कंस्टेंट, मींस इक्विलिब्रियम कंस्टेंट कैसे कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं लोग, पहले आइए इसको नोट कर लीजिए लोग। देखिए हम लोग क्वेश्चन ऐसे देगा, मान लिया मिथाइल हो गया, इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना लिए, यहाँ का लिख देगा इन्वर्टेड चेयर। आई होप कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टेड चेयर का मतलब क्या होता है, क्योंकि इन्वर्टेड चेयर मतलब क्या होगा, इसी के जस्ट उल्टा बनता है।
उसको हम लोग क्या लिखते हैं लोग, इन्वर्टेड लिखेंगे लोग। और क्या लिखना है, चेयर, यानी कि यहाँ भी चेयर है, उसका भी चेयर ही बनाना है। अब यहाँ आपको क्या लिखना है कि दो, देखिए अभी हम लोग रिंग फ्लिपिंग होगा, तो जो एक्सियल पोजीशन में मिथाइल इधर आके किस में बदल लेगा, इक्विटोरियल में बदल जाएगा। ये आपको बात याद रखना है। दूसरा हम लोग क्या कर देगा, यहाँ इथाइल जोड़ देगा और क्या देगा, यहाँ क्या देगा, K2 मान लेना है, इसको फिर लिख देगा, इसका इन्वर्टेड चेयर बन रहा है। इसी तरह से थर्ड नंबर हो जाएगा, यहाँ PR लिख देगा और इसके लिए K3, फिर यहाँ सेम हो गया। और एक और हम लिख लेते हैं लोग, यहाँ टर्ट ब्यूटाइल और यहाँ का लेते हैं K4, फिर यहाँ इन्वर्टेड चेयर। क्वेश्चन जैसे हम लोग यहीं से ही देगा। अब क्या देगा कि K1, K2 और K3 में रिलेशन बताना है। K1, K2, K3 में रिलेशन का मतलब यहाँ होता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बता देना है, कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, इसको क्यों बताना है। अरे ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले रिंग फ्लिपिंग आना चाहिए। रिंग फ्लिपिंग नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए आपको क्या करना है। रिंग फ्लिपिंग होगा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते कैसे, इसको सीखते हैं लोग। तो हमने ऐसे लेते हैं A प्लस बी, क्या बना रहा है जी, C प्लस डी बना रहा है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि K दिया हुआ है, K बराबर आपको अगर आपको लिखना होगा तो लोग क्या लिखते हैं लोग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ऐसे आपको याद नहीं, कहीं भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा तो लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट होता है। तो सिंपल सी बात है कि K का वैल्यू कब अधिक आएगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली होगा और रिएक्टेंट के इनवर्सली हो जाएगा। इस बात को भी अच्छे से याद रखना है। मीन्स हम यहाँ क्या सीखेंगे, प्रोडक्ट में जितना ही अधिक होगा उसका K का वैल्यू उतना ही अच्छा होगा और रिएक्टेंट का जितना ही अच्छा होगा K का वैल्यू उतना ही खराब हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा बनेगा यहाँ। तो यहाँ हम लोगों ने क्या करेंगे लोग, जिसमें पहला का हम ऐसे बना देते हैं इन्वर्टेड चीज। अभी आपको क्या होता है, यहाँ एक्सियल में मिथाइल है तो यहाँ कहाँ आगे जुड़ जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों की सबसे पहले स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपको जब भी कंपेयर करना होगा तो शॉर्टकट आपको ट्रिक बताते हैं, रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी के इनवर्सली हो जाएगा, सॉरी रिएक्टेंट के इनवर्सली के स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी के K का वैल्यू इनवर्सली होता है और प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होता है। यह फॉर्मूला याद रखिए, सब जगह यह फ्लो कर जाएगा। फिर से सर जी एक बार, कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंपेयर करना होगा तो क्या कीजिएगा लोग, रिएक्टेंट यदि होगा तो उसके स्टेबिलिटी के क्या होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी के इनवर्सली होता है और प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होता है। तो आप चाहें तो इस सबका प्रोडक्ट इधर बना सकते हैं ऐसे ही, उसके बाद इसका क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे लोग, या फिर रिएक्टेंट के जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे लोग और उसके बाद हम लोग उसका K का वैल्यू निकालना है। रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी जब बढ़ेगा तो K का वैल्यू घट जाएगा। क्लियर है। अभी आपको करना क्या, हम लोग जानते हैं लोग सर जी इन दोनों पहले हम लोग कंपेयर करें, दोनों मेथड आपको भी बताएंगे। तो यहाँ क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन पे है, जबकि यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है। तो आपसे पूछा जाएगा सर एक्सियल पे अधिक स्टेबल होगा कि इक्विटोरियल पे, तो ये सिंपल सी जो बात है तो हम जानते हैं कि एक्सियल से अधिक मोर स्टेबल कौन होता है, इक्विटोरियल। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विटोरियल पोजीशन में कभी बड़ा ग्रुप होता है तो मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ इक्विटोरियल पे है जबकि वहां वही ग्रुप एक्सियल पे है, तो इसलिए इन दोनों में कौन अधिक स्टेबल है, यह होगा। तो अब देखिए ना यहाँ भी एक्सियल है, इधर जैसे ही लाएंगे तो कहाँ जाएगा, इक्विटोरियल पे, ये भी अधिक स्टेबल हो जाएगा। यहाँ भी एक्सियल है, इधर आएगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्लियर है कि सबका प्रोडक्ट रिएक्टेंट से अधिक स्टेबल है। तो हमें इन चारों में कंपेयर करने के बाद इधर कंपेयर करें या फिर इधर करें, दोनों सेम हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इधर के स्टेबिलिटी के K का वैल्यू डायरेक्टली होगा और उस साइड के स्टेबिलिटी के K का वैल्यू इनवर्सली हो जाएगा। तो हम लोग कंपेयर करना है, नहीं यहाँ तो दिया हुआ है, इसी से हम लोग काम चलाना है। यहाँ इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है और टर्शियरी ब्यूटाइल है। अब हम जानते हैं, देखिए एक तो एक्सियल पोजीशन में बड़ा ग्रुप आता है तो अनस्टेबल होता है यार, जब छोटा ग्रुप से बड़ा ग्रुप जो तो अनस्टेबल हुआ और बड़ा करेंगे तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा ना, ये तो सिंपल सी बात है।
कि हम यहाँ जैसे जैसे एक गिवन पोजीशन में बड़ा ग्रुप का साइज बढ़ाते हैं इसका स्टेबिलिटी घटता है। तो यार यहाँ देखिए ना मिथाइल, जबकि यहाँ इथाइल है, मिथाइल से इथाइल की सबको पता है कि साइज बड़ा होता है, क्योंकि मिथाइल का में एक कार्बन होता है जबकि इथाइल में 2 कार्बन होता है, प्रोपाइल में 3 कार्बन होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल में 4 कार्बन होता है। मीन्स ऊपर से नीचे हम आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, और स्टेबिलिटी घटेगा यानी कि अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल मतलब इसका हम लोग ऑर्डर निकालेंगे लो स्टेबिलिटी का, तो क्या आएगा 1 सबसे अधिक, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अभी आपको पता है कि रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ रहा है, हमको के का ऑर्डर निकालना है, नहीं जस्ट इसको उल्टा कर रहे हैं। ऐसे जब भी याद रखिएगा, एक तो एक्सियल पे मोर स्टेबल मतलब कि लार्जर ग्रुप लेस स्टेबल होता है, दूसरा कि एक्सियल मतलब क्या है, जितना ही बड़ा साइज बढ़ते जाएगा उसका स्टेबिलिटी घटते जाएगा। तो यहाँ साइज बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी घट रहा है, स्टेबिलिटी घट रहा है, जिस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं सर जी कि इसका के क्या वैल्यू बढ़ रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी के इनवर्सली होता है, के बढ़ेगा मतलब के बढ़ाएंगे तो इसका स्टेबिलिटी घटेगा, स्टेबिलिटी घटेगा तो के का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्लियर है, इसीलिए हमारा रिलेशन में देखिए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 2 1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस यार सिंपल सा फंडा है कि रिएक्टेंट दिया गया हो, प्रोडक्ट नहीं दिया गया हो तो आपको नहीं टेंशन लेना है। रिएक्टेंट के सबसे पहले स्टेबिलिटी कंपेयर कर दीजिए, रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी जितना ही कम होगा के का वैल्यू उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, हम जानते हैं सर रिएक्टेंट में यदि मोर स्टेबल मतलब मोर लार्जर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में मोर स्टेबल होता है, यहाँ सब पे एक्सियल दिया हुआ है, साइज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा, स्टेबिलिटी घटेगा, के का वैल्यू बढ़ेगा। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग वेज डैश कंफर्मेशन क्या होता है, इसको एक देख लेते हैं लोग, और लास्ट टॉपिक हम लोग फिर मिलेगा हीट ऑफ कंबशन। क्लियर है, इसमें आपके लिए बताते हैं 11 का भी क्लासेस साथ साथ होगा, प्लस 12 का 2 वीडियो अपलोडेड होगा, एक तो फिजिकल का एक ऑर्गेनिक का। डेली आप लोग जो भी नहीं हमारे चैनल पर नए लोग देख लीजिएगा, जाकर विजिट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, दोनों आपको साथ साथ मिलेगा, फिजिकल ऑर्गेनिक प्लस 11 तीन वो क्लासेस डेली आपको मिलते रहेगा। अभी देखिए हम लोग क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए लोग, वेज डैश कंफर्मेशन पढ़ना है, वेज डैश कंफर्मेशन, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी आपको यार वेज मतलब गढ़ा होता है तो आपको पता होगा, और डैश मतलब दिया डैश लाइन होता है, ऐसे ही कुछ होगा। अरे इसमें होता क्या है नो, ये जनरली क्या होगा याद रखना, वेज डैश हमको कब मिलेगा जब कार्बन का हाइड्रेशन कितना होगा sp3। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कल के लेक्चर में बताएंगे कि हाइड्रेशन कैसे निकालते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं, फिर कल आपको मतलब एक डेमो के रूप में जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर हमको ही जाएगा, इसीलिए कल फिर से उसको पढ़ा के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको कभी याद रखना है कि वेज डैश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। वेज डैश कभी भी निकालेंगे कब हो सकता है sp3, sp2 sp में वेज डैश नहीं होता है, ये बात को अच्छे से याद रखिएगा, वेज डैश sp3, वेज डैश sp3 होगा। आपको कार्बन की वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। क्लियर है, और जब आपको कार्बन की वैलेंसी sp3 होगा मतलब हाइब्रिडेशन, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया, 2 भी बना के इसे क्रश कराते हैं, जिसमें sp3 का हमको यहाँ बनाना होगा, तो 2 भी बना के क्रश करेंगे लोग तो क्या बनेगा sp3, यानी कि देखिए एक ऐसे होता है, ऐसे हम लोग sp3 का स्ट्रक्चर होता है। देखिए आप देखिएगा सही से, तो एक भी ऐसे है और एक भी ऐसे, 2 भी बना रहता है, यानी एक भी ऐसे हो गया और एक भी ऐसे हो गया, 2 को भी बना के बना दिया था। तो हम लोग जैसे ही इसको बनाएंगे ना, देखिए एक तो हमारे क्या हो जाएगा प्लेन पे आएगा, जबकि एक कहाँ चल जाएगा अंदर जाता है और एक बाहर आ जाता है। इसको हम लोग बोर्ड पर दिखाना है, तो बोर्ड पर सिंपल से हम लोग प्लेन वाला तो बना सकते हैं, अंदर बाहर वाला बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको ऐसा मेथड लगा के बनाना है कि हमारे आंख को देखने में लग जाए कि एक अंदर है और एक बाहर है। उसी प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम लोग वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। मतलब ऐसे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, अपने आंखों को बेवकूफ बना देना, बनाना था 2D प्लेन पे,
तो हमारे आंख को क्या लगना चाहिए, को 3D स्ट्रक्चर है, एक बाहर होना चाहिए एक अंदर होना चाहिए, तो उसको हम लोग वेज डैश करेंगे। अरे सबसे पहले तो कार्बन हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडेशन इसका होना चाहिए, यह अनिवार्य है, यह नहीं होगा तो यह कभी वेज डैश नहीं होगा। तो यह क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ बी हो गया, ये दोनों हम लोग कौन सा बना दिए हैं जी, प्लेन वाला बना दिया। यह दोनों कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में है। अब एक हमको ऊपर वाला बनाना होगा, एक नीचे वाला बनाना होगा। हम भी क्या कर रहे हैं, एक कर रहा है वेज से बनाना है और एक क्या कर रहा है, डैश से बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक तरह से वेज बना दीजिएगा, इसको कलर पूरा कर दीजिएगा। वेज मतलब याद नहीं, गाढ़ा लाइन होता है। तो हमारा क्या हो गया जी, वेज हो गया। और एक को क्या करना है, डैश से बना देना है, ऐसे बना देगा। अरे जो डैश वाला है ये ऐसे बना दिया जाता है, मतलब बड़ा से छोटा भी करके ऐसे लिख दिया जाता है। ऐसे या ऐसे आपको मतलब जो इच्छा हो ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए हम यहाँ क्या लेते हैं, डी और यहाँ ई लिख देते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए ये तो आपको अब यहाँ नाम में तो कोई और दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे, गाढ़ा है तो वेज, और यह क्या कहलाएगा, डैश। तो हमसे पूछा जाएगा आज कौन इस प्लेन के बाहर होगा, कौन इस प्लेन के अंदर होगा। इसी में लोग क्या करते हैं, लोग याद कराते हैं, लोग याद करना ही रहता है, नहीं कुछ ट्रिक लगाएंगे लोग तो भुलाते रहते हैं लोग। यार ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आसान है, आसानी से हम लोग लिख भी लेंगे और याद भी हमको रहेगा। अब ऐसा आपको समझना है कि देखिए ये क्या है, वेज मतलब गाढ़ा है, और यार हमारे आंखें किसी कभी भी कब दिखाई देता है, जो गाढ़ा होता है वो जल्दी देखता है, जो डिम होता है वो हमें जल्दी नहीं दिखाई देता है। कलर ही होता है जिसमें कुछ दूरी पे हम लोग कोई वस्तु है कलर होगा उसको दिखना रहता है। तो कौन सी चीज हमको दिखाया जाता है, जो गाढ़ा होगा, जो डार्क में होता है वो जल्दी देख लेते हैं, जो डीम होता है, जो मध्यम होता है, हमारी आंखें उसको देरी से देखती है। यहाँ डैश है, डैश मीन्स हमारी आंखें देरी से देखेगी। यहाँ वेज है, गाढ़ा है, यानी कि हमारी आंखें जल्दी देखेगी। और जो हमारी आंखें जल्दी देखेगी, जल्दी कब देखेगी, जब ये क्या होगा, हमसे पास में होगा। और देरी से कब देखेगा, जब हमसे दूर होगा। क्लियर है। नहीं यह दोनों तो हमको एक साथ दिखाई देगा, क्योंकि प्लेन में है, एक ही जगह पे है। ई क्या होता है, हमको देरी से दिखाई देता है, यानी कि बोर्ड के पीछे हो जाएगा। और यह गाढ़ा है, हमको जल्दी दिखाई देगा, यानी कि बोर्ड के आगे हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा, रिवर साइड, और ये कहाँ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, नहीं इनसाइड द प्लेन। और यह हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन, मीन्स यह प्लेन के बाहर होगा और यह प्लेन के कहां चल जाएगा, अंदर चल जाएगा। क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वेज डैश या इसी को बहुत बहुत घुमा घुमा के इधर उधर बताते हैं लोग, यार इतना भारी है यह, वो कुछ नहीं है यार। बस आपको याद नहीं कि पहला की कार्बन कैल्कुलेशन sp3 होना चाहिए, दो एक प्लेन पे होता है भी की तरह, एक क्या होता है वेज बना देंगे लोग जो कि प्लेन के बाहर हो जाएगा, और एक डैश बना देंगे लोग जो कि प्लेन के अंदर हो जाएगा। सर जी इस बात को याद कैसे रखेंगे, प्लेन के बाहर का होता है, प्लेन के अंदर। आंख के विश्वास कर लेना है अपनी आंख के कहानी पे, हमारी आंखें वही जल्दी देखती है जो गाढ़ा होता है, यानी गाढ़ा मतलब जो डार्क हो, और डार्क होगा तो जल्दी देखेंगे, जल्दी मतलब वेज होना चाहिए। और डैश यानी कि वो डिम होगा, डिम होगा मतलब मध्यम होगा, मध्यम होते में आंखें क्या होगा, देश देखेगी, मतलब वो प्लेन के बाहर हो जाएगी। क्लियर है। अब इसका सर हम लोग का यूज कहाँ है, इसमें थोड़ा बता दीजिए। आइए हमने इसका यूज अब देखते हैं। होते क्या होगा, नोट कर लीजिए लोग प्रॉपर, इसका यूज क्या है इसको चेक करते हैं। और यह बनाना सीख दीजिएगा, इसका यूज तो HOC आराम से हम लोग बना सकते हैं। आगे करना में क्वेश्चन ऐसे दे देगा, यहाँ वेज हो गया पे मिथाइल, और फिर यहाँ वेज दे देगा और क्या देगा, आइसोप्रोपाइल। अब आपको कहेगा कि इसका चेयर फॉर्म बनाना है, चेयर फॉर्म इक्वल टू क्वेश्चन ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आया तो समझ में आ गया तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन इसमें ऐसे में वेज या डैश दोनों में से कोई बना देगा, कह देगा कि इसका चेयर फॉर्म बनाना है, या फिर ये भी इसमें जोड़ सकता है मस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म। अब जिसमें यह दे भी सकता है नहीं भी दे सकते हैं, मतलब चेयर फॉर्म बनाने के लिए कहेगा। ठीक है,
तो ऐसा वाला सबसे पहले जब क्या करना है आपको, चेयर फॉर्म में से बना लेना है, जैसे भी आपके पास बन जाए वैसे बना लीजिएगा। ये हमारा चेयर फॉर्म हो गया। नंबरिंग तो आपको सिंपल चेयर करना ही पड़ेगा। क्या क्या हो गया, 1 2 3 4। यहाँ भी आपको बताया जहां से मन रहे वहां से नंबरिंग कर रहे हैं, तो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। यहाँ 5 और 6 हो गया। आगे 1 पे मिथाइल जोड़ना है, 4 पे आइसोप्रोपाइल जोड़ना है। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे यह एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, और यहाँ 4 पे भी एक एक्सियल होगा एक इक्वेटोरियल होगा। हम लोग कहाँ किसको जोड़े, एक्सियल पे इसको जोड़ेंगे कि इक्वेटोरियल पे जोड़ेंगे, यही आपको डाउट होगा और इसी में आपको कंफ्यूजन भी होगा। और इसी के लिए इसका एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि आखिर वेज डेज का क्या मतलब कहानी है, चेयर फॉर्म में कैसे चेंज हो जाता है इसका क्वेश्चन, वह सब हम लोग को देखना पड़ेगा। अरे आपको ऐसे याद रखना है, वेज मीन्स अप की तरह याद रखना है, और डैश जहां भी आपको मिल जाएगा, डैश मतलब डाउन याद रखना है। बस आपको इतना सारा सही याद रख लेना है। वेज यदि यहाँ दिया रहेगा तो हम लोग जब यहाँ जोड़ने के लिए आएंगे तो अप पोजीशन को जोड़ेंगे। डैश दिया रहेगा तो जब भी हम लोग जोड़ने के लिए आएंगे वो कहाँ जोड़ेंगे लोग, डाउन पोजीशन से। ऐसे सिंपल में याद रखिए तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा। वेज दिया होगा तो अप, डैश दिया होगा तो डाउन। क्लियर है? हम लोग अभी पहले डैश मतलब अंदर, अंदर मतलब यहाँ डाउन समझेंगे लोग, वेज मतलब बाहर, बाहर मीन्स ऊपर समझेंगे। क्लियर है? और देखिए अब यहाँ क्या होगा, दोनों वेज है, यानी कि यहाँ के लिए अप पोजीशन कौन है, या, और यहाँ के लिए अप पोजीशन कौन है, या। यहाँ एक्सियल और इक्वेटोरियल कोई मतलब रिलेशन नहीं बताएगा, बस वेज और डैश इतना आपको बताएगा कि अप पे जुड़ना है या डाउन पे बताना है। वह एक्सियल भी हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो सकता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है कि क्या होगा। क्लियर है? बस ऐसे वेज अप डैश डाउन, वेज अप डैश डाउन, ऐसे आपको याद रखना है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ अप पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, और यहाँ क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। और बाकी तो हम जानते हैं कि कुछ नहीं है, हार्डनिंग वगैरह। एक तो इसका यह फॉर्म बन गया। अब हमसे अगर मस्ट स्टेबल लगा देगा और नहीं लगाया होगा तो हमारा आंसर तो हो गया। इन मस्ट स्टेबल लगा देगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका इन्वर्टेड चेयर बना लीजिएगा। इसके साथ साथ जुड़वा भाई उसको बना लेना है, क्योंकि यह बनेगा तो भी बनेगा। तो आइए उसको भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ अप पे है, यहाँ भी बताया कि आपको कहाँ चल जाएगा, डाउन में। रिंग फ्लिपिंग हो रहा है तो जो अप होगा वो डाउन पे, जो डाउन होगा वो अप पे चल जाएगा। यहाँ भी देखिए अप है तो क्या आ जाएगा, डाउन में आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया हमारा, मिथाइल, और यहाँ क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। अब इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो स्टेबिलिटी में सर हम जानते हैं कि एक्सियल पे जितना ही छोटा ग्रुप होगा उतना ही अच्छा स्टेबल होगा। मतलब एक्सियल मतलब मान लेना है कि स्मॉल, छोटा भाई होगा, और इक्वेटोरियल मीन्स बड़ा होगा। कहा जाएगा लार्ज या फिर बड़ा। क्लियर है? मतलब एक्सियल के लिए क्या रखते हैं, जितना ही छोटा उतना ही खुश, और इक्वेटोरियल मीन्स जितना ही बड़ा उतना ही खुश। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ आइसोप्रोपाइल कहाँ है, यार एंगल नहीं ना है यहाँ, इसीलिए इसको लगा के एंगल इक्वेटोरियल का देंगे लोग। और यहाँ मिथाइल किस पे है, एक्सियल पे है। यानी देखिए आइसोप्रोपाइल और मिथाइल में कौन छोटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें एक कार्बन, आइसोप्रोप मतलब 3 ही कार्बन होता है, इसमें 3 कार्बन होगा। तो सर जी मिथाइल छोटा होता है, आइसोप्रोपाइल बड़ा होता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखे लो कि मिथाइल छोटका भैया कहाँ है, छोटका एक्सियल पे है, और बड़का कहाँ है, इक्वेटोरियल पे है। इसमें हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, मिथाइल इक्वेटोरियल है यहाँ, क्योंकि कभी भी एक्सिस के अलग हुआ तो एक्सियल, बाकी कुछ ही बन जाएगा तो इक्वेटोरियल। और यहाँ क्या हो गया, एक्सिस के अलग है, यह एक्सियल हो गया। देखिए सर जी यहाँ उल्टा हो गया, बारका भैया एक्सियल पे, छोटका भैया इक्वेटोरियल पे, यानी कि ये तो उल्टा हो गया, यानी कि खुश नहीं होगा। तो खुश नहीं होगा तो ठीक आ जाएगा, जल्दी से यह बन जाएगा, यानी कि अधिक स्टेबल कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से में क्वेश्चन आएगा, ऐसे आप लोगों को बनाने के लिए भी दे देगा कि कौन सा मोर स्टेबल होता है, कौन सा लेस स्टेबल होता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर से बनेगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, और फिर से हम लोग लास्ट टॉपिक के लिए देखा जाएगा HOC, हीट ऑफ कंबशन।
यार अपने साथ रहिए लोग, बहुत ही मजे से आपको केमिस्ट्री आएगा। रटना तो है ही नहीं, कहीं नहीं रटना यार, पूरा मजे से पढ़ेंगे लोग, और ये पूरा कंसेप्ट के साथ। हो गया? आपके लिए होमवर्क है, यहाँ हम लोग मिथाइल, यहाँ डैश देते हैं इथाइल। इसका आपको क्या करना है, मोस्ट स्टेबल CF4, जो सबसे अधिक स्टेबल होगा वह इसका बनाकर दिखाना है। ठीक है, नंबर पे सेंड कर दीजिएगा लोग। आइए हम लोग अपने लास्ट आज की टॉपिक देखते हैं लोग, HOC, हीट ऑफ कंबस्टन। अरे हीट ऑफ कंबस्टन याद रखना है, कंबस्टन मीन जलाना होता है, उसके बाद जो हीट निकलता है वही हीट ऑफ कंबस्टन। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आएगी, हीट ऑफ कंबस्टन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सर जी एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक बार फिर से बता दिया, हम लोग भूल चुके हैं, रियल बात है यार। एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट बाहर निकल रहा है, इंडो मीन्स हीट को अंदर आ जाना, मतलब नहीं, जिसमें एब्जॉर्ब होगा तो इंडो और रिलीज होगा एक्सो। हमारे पॉकेट में पैसा आएगा मतलब बढ़ जाएगा हमारे पास तो इंडो कहेंगे लोग, हमसे घट जाएगा तो एक्सो कहेंगे, घटेगा जो अपने हम लोग बांटने का काम करेंगे लोग, मतलब बाहर निकलेगा। तो ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक ऑलवेज प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं रिलीज होता है। अब ये तो बात आपको ही पता है कि किसी भी चीज को हम लोग जलाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी बाहर निकलता है, उसमें अंदर फिर से नहीं आता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा लोग, HOC इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो HOC होता है वो क्या होता है, हमेशा के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखिए क्या करेंगे लोग, इसी को कैसे आप लोग अच्छे से देखिएगा लोग। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट लिखने वाले हैं। अब आपको ऐसे कंपेयर कर दीजिएगा कि मतलब कि कौन सा अधिक स्टेबल, मतलब कि अधिक हीट ऑफ कंबस्शन देगा, जो मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे दिया जाएगा, मान लीजिए दो कंपाउंड है, एक मोर स्टेबल है और एक लेस स्टेबल है। आपसे पूछा जाएगा जिसमें किसका हीट ऑफ कंबस्शन अधिक होगा। अरे सर जी हम लोग ये तो नहीं पता है किसका अधिक होगा, लेकिन इतना हमको पता है कि जो स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है, यह क्या होता है सर जी, इनवर्सली होता है एनर्जी के। क्लियर है? कभी भी याद रखना कि स्टेबिलिटी क्या होता है, एनर्जी के इनवर्सली होता है। अब ऐसे यार आप लोग सोचिए, इसमें जिसके पास हम लोग क्या करना है, चोरी करना है, जिसके पास अधिक हुआ उसको पास में चोरी करने से हमको अधिक मिलेगा, जिसके पास है ही नहीं उसको चोरी करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बात समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए चोरी करने से, किससे घर में चोरी करने से अधिक हमको मिल सकता है, जिसके पास अधिक हो। तो हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी एनर्जी का इनवर्सली होता है, यानी कि इससे क्या पता चला, जो मोर स्टेबल होगा उसके पास एनर्जी पहले से कम होगा, तो जलाने से कम ही नहीं मिलेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। कम है मतलब जलाने से भी कम मिलेगा, अधिक हुआ तो जलाने से भी अधिक मिलेगा। नहीं, मोर स्टेबल मीन्स इसका लेस एनर्जी होगा, लेस स्टेबल मीन्स एनर्जी मोर होगा, अधिक कम स्टेबल है एनर्जी अधिक हुआ, अधिक स्टेबल है तो एनर्जी कम होगा, और जब एनर्जी इसके पास कम है तो जलाने से भी कम मिलेगा, इसके पास एनर्जी पहले से अधिक है तो जलाने से भी अधिक एनर्जी मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं लोग, मोर स्टेबल कंपाउंड will have less HOC। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से हम लोग का सब क्वेश्चन बनेगा। अभी आपको HOC कंपेयर नहीं करना है, उसका स्टेबिलिटी कंपेयर कर देना है और उसके जस्ट HOC का ऑर्डर बना देना है।
लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी सेम, यानी कि मोलिकुलर मास सेम होगा तो ही यह रूल लगाएंगे लोग। मोलिकुलर मास यदि डिफरेंट होगा तो यह रूल नहीं लगेगा, ये अच्छा से याद रखिएगा। उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जीओसी में देखा जाए, जिसमें आप जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में देखेंगे। मतलब अभी के लिए आपको बस ऐसे याद नहीं है कि जिसका स्टेबिलिटी अधिक हुआ उसका एचओसी कम होगा, जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उसका एचओसी अधिक हुआ, लेकिन मोलर मास उसका कहना चाहिए उस कंपाउंड का सेम होना चाहिए, या थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए। इसके लिए आपको जिसमें 2 क्वेश्चन हम देते हैं, इसी से हम लोग सीखा जाएगा कैसे कंपेयर करना है। एक यह कंपाउंड हो गया, और एक यह हो गया। ये दोनों का एचओसी कंपेयर करना है। अरे जिसमें ऐसे और दिया होगा तो आप ऐसे एचओसी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे का होगा, ऐसे आपका कोई लॉजिक काम ही नहीं करता यार। एचओसी कंपेयर करने के लिए अब इसको क्या करना होगा, आपको चेयर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो चेयर फॉर्म में अभी आपको सिखाए थे कि चेयर फॉर्म में कैसे बदलेंगे जी। कहीं भी ऐसे क्वेश्चन है तो आंख बंद करके फर्स्ट ऑफ ऑल चेयर बना लीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा, नहीं तो फंस जाएगा। अभी यहाँ क्या होता है 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लिया, यहाँ भी 1 2 3 हो गया। अब यहाँ जानते हैं कि तीनों में तीनों सर जी क्या है, वेज है, यानी कि तीनों कहाँ बनेगा, ऑफ पोजीशन में। अब कभी बताते हैं वेज मतलब अप, डैश मीन्स डाउन, वेज मीन्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ तीनों वेज है तो वेज के लिए अप, यहाँ भी अप, और यहाँ भी क्या हो जाएगा सर जी, अप हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे लोग, इसके लिए जब चेयर हम लोग बनाएंगे लोग, नंबरिंग ऐसे कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ 1 2 3, 1 अप डाउन, या फिर क्या हो जाएगा अप, यानी यह अप हो जाएगा, यह डाउन हो जाएगा, और फिर यह क्या हो जाएगा अप हो जाएगा, या इसका हो जाएगा। अब ऐसे आप यहाँ से यदि कंपेयर करते हैं तो आप क्या देखिएगा, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसमें 2 एक्सियल पे है, एक इक्वेटोरियल है, इसमें तीनों एक्सियल, यानी कि यहाँ से आप यदि जल्दीबाजी में रहिएगा तो क्या कीजिएगा, इसका स्टेबिलिटी कम है, इसका अधिक है, तो एचओसी किसका अधिक हो जाएगा। यहाँ से हम लोग दे देंगे ना कि 1 ग्रेटर देन, जिसमें सॉरी 2 ग्रेटर देन 1, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल है, और एचओसी अनस्टेबिलिटी के उल्टा होता है, मतलब जो अनस्टेबल होगा उसका एचओसी अधिक हो जाएगा। लेकिन अभी रुकिए, अभी ऐसा काम नहीं करना है, इसका दोनों का इन्वर्टेड चेयर बना देना है। अब देखिए जब इन्वर्टेड चेयर, यानी कि अप वाला कहाँ चल जाएगा, डाउन, और डाउन वाला कहाँ जाए, अप वाला फिर कहाँ जाएगा, डाउन, और ये भी अप वाला कहाँ जाएगा, डाउन। क्लियर है। इसको फिर समझाएंगे तो ये अप है यानी कि डाउन हो जाएगा, यह अप है डाउन है तो कहाँ चल जाएगा अप, और यह अप है तो कहाँ जाएगा डाउन। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें क्या है 2 एक्सियल थे, एक इक्वेटोरियल है, इसमें 2 इक्वेटोरियल है और 1 एक्सियल है, जबकि यहां निकलेगा तो यहाँ देखिए तीनों का तीनों इक्वेटोरियल है। तो अब स्टेबिलिटी हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। मीन्स आपको याद रखना है, आपको क्या करना है, पहले इसका इन्वर्टर चेयर बनाएंगे लोग, फिर इसका इन्वर्टर चेयर बनाएंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे किसका अधिक स्टेबल है, इन दोनों में फिर कंपेयर करेंगे किसका अधिक स्टेबिलिटी है। जब इन दोनों में मान लिया आंसर होता है या अधिक स्टेबल होता है या कम होता है, और इन दोनों में या अधिक स्टेबल होता है या कम होता है, तो हम लोग इसको इससे कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, दोनों का सेकंड वाला अधिक स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 एक्सियल पे 1 इक्वेटोरियल है, यहाँ 2 इक्वेटोरियल है 1 एक्सियल है, और इक्वेटोरियल मोर स्टेबल होता है। इससे हम उसी तरह देखेंगे लोग, यहाँ तीनों का तीनों एक्सियल पे है, यहाँ तीनों इक्वेटोरियल पे, यानी कि इससे यह भी अधिक स्टेबल है। और यहाँ स्टेबिलिटी में यहाँ तीनों इक्वेटोरियल, यहाँ 2 इक्वेटोरियल, यानी कि अधिक स्टेबल कौन देगा, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट देगा।
अब यहाँ देखिए जस्ट उल्टा हो गया, सेकेंड का स्टेबिलिटी अधिक है यानी एचओसी का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर यह हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपको जेई और नीट के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है किसका एचओसी अधिक होता है। अब एचओसी का आज हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे लोग, लेकिन वह कब पढ़ेंगे लोग, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वह कब स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसलिए प्लीज लाइन बाय लाइन वीडियो को देखिएगा तो बहुत बेहतर होगा, नहीं तो जैसा तैसा देखिएगा जैसा तैसा ही सीखिएगा। चलिए थैंक्स, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉलिड स्टेट प्लस मोल कंसेप्ट तीनों साथ साथ चल रहा है, देखते रहिए लोग, मजा लेते रहिए। ओके।